जय हिंद दोस्तों, सफलता एक्सप्रेस जीकेजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी बिहार पुलिस मद्य निषेध के एग्ज़ाम 14 और 17 जून का होने वाला है और इस चैनल पर लगातार सामान्य विज्ञान का महामैराथन कराया जा रहा है। हम उसमें आपका 9th और 10th सामान्य विज्ञान का जो 9th और 10th का बुक है बिहार बोर्ड का, उससे हम 2000 प्लस क्वेश्चन निकाले हैं और टाइप करवाए हैं। उसी से हम पर डे 50-50 क्वेश्चन कराते थे। इससे पहले 5 से 6 वीडियो हो गया है और आज हम 100 क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी के एग्जाम में समान विज्ञान से 30 से 32 प्रश्न देखने को मिलेंगे और जो भी प्रश्न होंगे यही महामैराथन से आपका प्रश्न होंगे। दोस्तों, आपका जो 2000 प्लस क्वेश्चन हम 9th-10th के समान विज्ञान से जो हम निकाले हैं, एक एक थ्योरी को निकाले हैं, एक एक लाइन जो रह गया है टॉपिक उसको निकाले हैं और क्वेश्चन बनाए हैं। आपका जो भी क्वेश्चन होगा इसी वीडियो इसी महामैराथन से आएगा। पर डे हम अब 100 क्वेश्चन आप सभी को कराएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो से पहले जितना भी हम साइंस का महामैराथन कराए हुए हैं वो आप सभी देख लीजिए। मात्र 5 से 6 वीडियो हम करा दे, उसमें आपका 4 से 5 नंबर क्वेश्चन उसी वीडियो में से आएगा। बाकी जो 24 से 25 क्वेश्चन है आज और इससे आगे जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें से आएगा। दोस्तों, आप यकीन मानिए, अगर आप सामान्य विज्ञान महामैराथन का क्लास देख लेते हैं इस चैनल पर जो हम करा रहे हैं, तो आपका 32 प्रश्न अगर आएगा एग्जाम में तो 32 के 32 हूबहू ऑप्शन के साथ इसी महामैराथन में से आएगा। इससे आगे से कहीं नहीं आएगा। इसमें क्या है कि हम क्वेश्चन कराते हैं तो उसका हल्का फुल्का डिस्कशन भी करा देते हैं और आगे भी वो जो भी हम डिस्कशन कराएंगे उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ना का कोई सवाल ही नहीं है। आइए देखते हैं। 201 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। आप सभी को सबसे पहले पता होना चाहिए कि आर्किमिडीज का सिद्धांत का मतलब इसका एक एग्जाम्पल बताइए, तभी ना आप सिद्धांत को समझिएगा कि ये कौन सा सिद्धांत है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आर्किमिडीज के सिद्धांत में उत्प्लावन बल काम करता है। हर एक मतलब कोई ना कोई साइंस में आप कार्य कीजिए, उसमें एक न एक बल कार्य करेगा ही करेगा। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत में कौन सा बल कार्य करता है? तो उत्प्लावन बल काम करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत यही कहता है कि जब आप नदी, तालाब या कुआं, मान लीजिए कि कुआं में ही आप बाल्टी में रस्सी बांधकर और नीचे गिराए हैं पानी लेने के लिए, लेकिन जैसे ही नीचे गिराइएगा उसके बाद पानी के अंदर आपका बाल्टी जाएगा और बाल्टी भर जाएगा, तो आपका बाल्टी जब खींचेगा ऊपर की तरफ तो हल्का महसूस होगा कि मतलब एकदम हल्का है बाल्टी, इसमें तो लग ही नहीं रहा है कि पानी है। क्यों? क्योंकि उस पर एक बल काम कर रहा है ऊपर की तरफ, वो बाल्टी को ऊपर ढकेल रहा है। जिस दिशा में आप बाल्टी को खींच रहे हैं उस दिशा में ढकेल रहा है। कौन सा बल काम कर रहा है? आर्किमिडीज का सिद्धांत काम कर रहा है। अब बल उत्प्लावन बल काम कर रहा है। आर्किमिडीज के सिद्धांत यही कहता है कि जब किसी वस्तु को द्रव में आप डुबाते हैं तो वो जितना क्षेत्र वो घिरता है उतना क्षेत्र के बराबर ही बल उस पर कार्य करता है ऊपर की तरफ। वही होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसी सिद्धांत पर बड़ा वाला लोहा का जहाज भी होता है जिसे पनिया जहाज आप लोग कहते हैं, समुद्र में तैरता है। जितना उसका क्षेत्रफल रहेगा उतना क्षेत्रफल समुद्र भी नीचे से प्रेशर उसको उत्प्लावन बल लगेगा, उत्प्लावन बल लगेगा और वो जहाज जो होता है हल्का हो जाता है और नदी में समुद्र में वो तैरता है। वही होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत में कौन सा बल काम करता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत में उत्प्लावन बल काम करता है। तो वही पूछ रहा है यहाँ पर 201 नंबर क्वेश्चन में, आर्किमिडीज के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम से संबंधित नहीं, प्लावन के नियम से। जी सर, यही होता है उत्प्लावन। उत्प्लावन को यहाँ पर प्लवन का नियम कह दिया है। तो 2 से 1 के ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, प्लवन का नियम। लेकिन इसका पूरा रियल नेम क्या है? उत्प्लावन। रियल नेम क्या है इसका? उत्प्लावन। रियल नाम क्या है? उत्प्लावन। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्लवन के नियम से संबंधित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 202 कह रहा है कि श्यानता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो श्यानता का एसआई मात्रक पॉइज होता है। श्यानता का एसआई मात्रक क्या होता है? पॉइज होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। बल का एसआई मात्रक
न्यूटन होता है, शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। ये सभी के सभी ये जो तीनों बताए हैं नीचे, दाब का सही मात्रक पास्कल, दाब बराबर क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल, दाब मतलब प्रेशर बराबर क्या होता है बल, बल मतलब फोर्स, क्षेत्रफल मतलब एरिया, ठीक है ना। तो जब भी आकर न्यूमेरिकल भी दे दिया, दाब पूछ दिया मतलब पी से प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल मतलब फोर्स, उसको शॉर्टकट में एफ लिखे हैं, क्षेत्रफल मतलब एरिया, तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। इकाई प्रेशर पर लगने वाले दाब को, इकाई प्रेशर पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं दाब कहते हैं, इसका मतलब यही हुआ। तो इसका दाब का ये सही मात्रक क्या हो जाएगा पास्कल हो जाएगा, बल का ये सही मात्रक न्यूटन हो जाएगा, बल बराबर बल को एफ कहा जाता है, बल बराबर एम ए होता है, एम गुने ए होता है, एम मतलब मास, मतलब केजी में रहेगा आपका मास रहेगा, द्रव्यमान है, ए मतलब गुरुत्वीय त्वरण, ए मतलब गुरुत्वीय त्वरण 9.1 का मान कितना होता है, तो एक मान होता है आपका 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आप समझ गए होंगे कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल एफ बराबर एम ए, बल का परिभाषा न्यूटन के किस नियम से निकलता है, तो बल का परिभाषा न्यूटन के द्वितीय नियम से निकलता है, द्वितीय नियम को कहा जाता है, इसे बल का व्यंजक प्राप्त होता है, व्यंजक क्या है सूत्र होता है। न्यूटन के कुल कितने नियम है, न्यूटन के कुल 3 नियम है, न्यूटन के कुल कितने नियम है, न्यूटन के कुल 3 नियम है। पहला नियम को न्यूटन के पहला नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। पहला नियम यही कहता है कि जब कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहना चाहेगी, या जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, जैसे जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। आइए देखते हैं न्यूटन के गति का मतलब, हम जो ये आपको बताए हैं कि स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है, गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए कोई स्कॉर्पियो है, अगर वह खड़ी है तो वह खड़ी ही रहना चाहती है जब तक कि ड्राइवर उसको स्टार्ट करके उसके इंजन को आगे न बढ़ाए। मान लीजिए कि स्कॉर्पियो चल रही है, ठीक है ना, चल रही है तो वो चलते ही रह जाएगी जब तक कि ड्राइवर उसको ब्रेक ना लगाए या नीचे से चक्का में घर्षण कार्य ना करे। वही होता है न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के तीसरा नियम को क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया कहा जाता है। मान लीजिए आप किसी पर बल लगाइएगा तो उल्टा बल भी आपको मिलेगा। मान लीजिए दीवार पर हम एक फैट मारते हैं तो दीवार भी हमको मारेगा, इसीलिए हमको चोट लगता है। यही होता है तीसरा नियम। आइए इस क्वेश्चन को कितना डीप में हम लोग समझ लिए। बल का सही मात्रक न्यूटन होता है, शक्ति का सही मात्रक क्या होता है वाट होता है, शक्ति का सही मात्रक क्या होता है शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। श्यानता के सही मात्रक हो तो क्या होता है, तो श्यानता के सही मात्रक पॉइज होता है। यही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 202 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 नंबर सही हो जाएगा। बाकी सब आप डिस्कशन समझ ही गए। क्वेश्चन जितना भी हम करा देंगे, जितना भी डिस्कशन करा देंगे, इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। यकीन मानिए, आप जाइएगा आपका 30 से 32 प्रश्न आएगा, इसी वीडियो से आएगा, इसी महामैराथन से आएगा। इस बार आप एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा, धुआं कर दीजिएगा। एक ही बात बोलिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस इस सामान्य विज्ञान जो महामैराथन है सफलता एक्सप्रेस जीके जीएस पर जितना हम वीडियो डाल रहे हैं आप सभी कर जाइए, ठीक है ना। आज हम भी पढ़े लिखे हैं तो आज हम भी जॉब में हैं, आप सभी भी पढ़िए लिखिए तो आप सभी का भी जॉब होगा। वही पूछ रहा है 203 नंबर क्वेश्चन कि लैंप के बत्ती में तेल ऊपर किस कारण चढ़ता है। आज तो बिजली का समय आ गया, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे बचपन में तो उस समय लालटेन आता था या दिया आता था जो किरासन तेल से जलता था। तो उसमें क्या किया जाता था, एक सूती का एक बतीहर होता था, बतीहर कहा जाता था, उसको किरासन तेल में डुबा दिया जाता था और ऊपर माचिस मार दिया जाता था। तो नीचे से तेल उस सूती कपड़ा के माध्यम से या बतीहर के माध्यम से ऊपर चढ़ता था और ज्वलन होता था जिससे प्रकाश होता था, और उसी प्रकाश में हम लोग बैठकर देखते थे, पढ़ते थे। तो वही लैंप, उसी को लालटेन को लैंप कहा जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि लैंप के बत्ती में तेल ऊपर किस कारण चढ़ता है, तो केशिकत्व क्रिया के कारण चढ़ता है। किस कारण चढ़ता है, केशिकत्व क्रिया के द्वारा चढ़ता है। किस कारण, केशिकत्व क्रिया का। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट चारों ऑप्शन के कारण ही चढ़े, ऑप्शन के साथ ही चढ़ेगा। तो लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर किस कारण चढ़ता है, तो केशिकत्व के कारण चढ़ता है। आइए देखते हैं 204 नंबर क्वेश्चन,
कहता है सुई की पानी की सतह पर तैरने का मुख्य कारण क्या है। जब आप घर में देखिएगा तो नाला वाला होगा तो किसी सोख्ता बना दीजिएगा, उसी में क्या होता है, उसी में पानी होता है। क्या होता है उसमें पानी होता है। क्या होता है उसमें पानी होता है। मान लीजिए कि ये पानी है, मान लीजिए कि क्या है जो काला अक्षर से, मान लीजिए कि जमीन में आप लोग सोख्ता खोल दिए, घर का जितना भी कचरा का पानी आ रहा है इसी सोख्ता में गिर रहा है, ये पानी गिर रहा है। लेकिन इस पर जो होता है, इस पर होता है कि मान लीजिए कि छोटा छोटा क्या बैठ जाए, छोटा छोटा मच्छर बैठ जाए, छोटा छोटा मच्छर बैठ जाए, इसी में एगो हल्का सा सुई गिर जाए, इसी में एगो हल्का सा क्या गिर जाए, इसी में हल्का सा एगो सुई गिर जाए। लेकिन ये जो मच्छर होता है या सुई होता है ये नीचे जमीन के नीचे, सॉरी जमीन बोल रहा है, पानी के नीचे नहीं जाता है, ऊपर ही तैरते रहता है, ऊपर ही तैरते रहता है। क्यों तैरते रहता है? क्योंकि इस पर भी एगो बल काम करता है। कौन सा बल काम करता है आप सभी बताइए सबसे पहले। तो इस पर भी एक बल कार्य करता है, पृष्ठ तनाव। कौन सा? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव से दो ही क्वेश्चन पूछता है कि जब पानी पर सुई गिरा देते हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सुई पानी की सतह पर तैरने का मुख्य कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव है। फिर गंदे पानी पर जब मच्छर बैठते हैं तो अभी नहीं डूबते हैं, किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की जब पानी होते हैं तो उसके बूंदे गोल गोल हो जाती है, किस कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। बस इतना ही एग्जाम्पल आपसे पूछेगा, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव हो जाएगा। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव होता है। लेकिन यही कचरा के पानी में अगर आप किरासन तेल को गिरा देते हैं तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। चाहे सुई रहे चाहे मच्छर है, सब का सब डूब जाएगा और मर जाएगा। काहे? जब आप किरासन तेल गिराइएगा तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। किससे? किरासन तेल से पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। जो भी कोई भी वस्तु ऊपर नहीं तैरेगा, चाहे सुई हो चाहे मच्छर हो। लेकिन जब तक लोग कचरा पानी या किरासन तेल आप नहीं गिराए हैं, कितना ही मच्छर बैठेगा, मधुमक्खी बैठेगा, सबके सब तैरेगा, सुई भी रहेगा, सबके सब तैरेगा। क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। आइए देखते हैं 205 नंबर क्वेश्चन। 205 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम कब होता है? तो कम कब होता है? 1 मिनट आप बात बताइएगा। जब लिफ्ट एक समान त्वरण से अगर ऊपर जाती है तो आपकी भार में वृद्धि महसूस होगा। लेकिन जब एक लिफ्ट समान त्वरण से नीचे आ रही होगी तो आपका जो भार होगा वह कम महसूस होगा। क्या होगा? कम महसूस होगा। बस यही क्वेश्चन कहते हैं। एक और क्वेश्चन लिफ्ट से पूछ देता है कि जब लिफ्ट का अगर ये थी रस्सी टूट जाए और गुरुत्वीय त्वरण के मान से भी अधिक से नीचे गिरे तो आप जो लिफ्ट के तल पर नहीं रहिएगा, उसके छतरी से जाकर ऊपर टकरा जाइएगा, उसके बाद जाके नीचे गिरिएगा। यही होता है। इतना ही प्रश्न आपके लिफ्ट से आता है। तो आप लिफ्ट के बारे में समझ गए होंगे कि जब लिफ्ट एक समान त्वरण से अगर ऊपर जा रही है, जब लिफ्ट त्वरण से अगर ऊपर जा रही है तो आपके लिफ्ट में जो भार होगा वो बढ़ा हुआ महसूस होगा। लेकिन जब लिफ्ट एक त्वरण से नीचे की तरफ आ रही है तो आपका जो भार होगा कम महसूस होगा। क्या होगा? कम महसूस होगा। सब किसका खेल है? सब त्वरण का खेल है। सब किसका खेल है? सब त्वरण के खेल है। तो देखते हैं यहाँ ऑप्शन में ए और डी में कहीं त्वरण नहीं है। त्वरण कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी में त्वरण है, ऑप्शन नंबर सी में त्वरण है। देखिए कहाँ कौन आंसर होता है। हम आपको क्या बताए थे? हम आपको यही बताए थे कि यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार मतलब जो उसका रियल भार है, प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम कब होता है? जब लिफ्ट एक समान त्वरण से या त्वरण के साथ नीचे आ रही हो, तब उसका भार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया है? सबसे पहले ऑप्शन में बी पढ़ते हैं कि एक लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आ रही हो, यही इसका सही हो जाएगा, यही इसका स्वरण सही हो जाएगा। फिर सी क्या कह रहा है कि जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो उस समय आपका जो भार होगा वास्तविक भार से अधिक महसूस होगा, वास्तविक भार से अधिक महसूस होगा। कब? जब सी नंबर काम करेगा तो। लेकिन जब बी नंबर काम कर रहा है, इसे आपका जो वास्तविक भार है वो क्या हो जाएगा? कम महसूस होगा। क्या होगा? कम महसूस होगा। तो इस क्वेश्चन का सही
ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं 206 नंबर क्वेश्चन। 206 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति के किस नियम को बल की परिभाषा प्राप्त होती है? आज ही के डिस्कशन में आपको बताए हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम से बल के परिभाषा प्राप्त होती है। F बराबर में एम ए, फोर्स F मतलब फोर्स मतलब बल, M बराबर ma, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। जब भी द्रव्यमान रहेगा आपका केजी में रहेगा, में रहेगा। जैसे हो गया 1 केजी, 2 केजी, इसी को रखेंगे हम, इसको ग्राम में नहीं रखेंगे। जैसे 500 ग्राम, 400 ग्राम हम नहीं रखेंगे। अगर आपका मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में 500 ग्राम दे दिए, गुरुत्वीय त्वरण पूछ दे कि गुरुत्वीय त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका बल निकालिए। तो सबसे पहले जो 500 ग्राम है, अगर हमको फोर्स निकालना है तो F बराबर 500 ग्राम को यहाँ पर लिख देंगे और इसे हम कितना से भाग दे देंगे? इससे हम 500 ग्राम हो गया 500, इससे हम 1000 से भाग दे देंगे तो किलो में हो गया। और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण के मान 2, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना रख देंगे? 2। तो देख रहे हैं कि 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 5 दूना के 10, 1/2, और गुने में भी 2 से 2 कट गया। तो यहाँ पर F का मान कितना आया? F का मान यहाँ पर 1 न्यूटन आया। तो यहाँ पर बल आप निकाल दिए हैं, F बराबर में 1 न्यूटन। मतलब अगर कोई वस्तु 500 ग्राम है और गुरुत्वीय त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड है, तो दोनों मिलकर बल कितना लगा रहा है? तो दोनों मिलकर 1 न्यूटन का बल निकाल रहा है। ये फॉर्मूला F बराबर m में किस समीकरण से आया है? द्वितीय समीकरण से आया है। किस समीकरण से आया है? द्वितीय समीकरण से आता है। न्यूटन का कुल कितना नियम? 3 गो नियम, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीनों पर बहस हो गया। चौथा नियम इसका नहीं होता है। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेगा। आप यथास्थिति बनाए रखिए, पढ़िए, लिखिए, अपनी मम्मी पापा का सपना पूरा कीजिए, टाइम पास मत कीजिए। मौका जिंदगी में एक बार मिलता है, मोबाइल और रील चलाना तो जिंदगी भर है। और जब आप बुढ़ा भी जाइएगा तो मोबाइल चलाइएगा, रील चलाइएगा, आइसबाजी कीजिएगा, लेकिन पढ़ने का समय यही है, नौकरी लेने का समय यही है। पढ़ना बहुत ही मेही काम होता है। हम भी अपना बेरोजगारी का 9 साल झेले हैं, आज एक साथ 2 नौकरी लिए हैं, क्योंकि हम भी बहुत दिक्कत से, पढ़ने का मन नहीं करता है फिर भी आदमी पढ़ता है। उसी में किसी लड़का का पढ़ने का मन नहीं करेगा, मोबाइल निकालेगा, फ्राक देकर इंस्टाग्राम चालू करेगा, रील देखेगा, फेसबुक चालू करेगा, वीडियो देखेगा, व्हाट्सएप खोलेगा, बात करेगा अपने दोस्त लोगों से, क्योंकि उसको पढ़ने का मन नहीं करता है। तो अभी तो रील देखने में, फेसबुक का वीडियो देखने में बहुत मजा आएगा, लेकिन जिंदगी भर वो लड़का क्या करेगा? रोएगा, क्योंकि उसी के गांव में बगल वाला का नौकरी हो जाएगा। वो उसको भी पढ़ने का मन नहीं करता होगा, फिर भी वो पढ़ रहा होगा, तो बगल वाला का नौकरी हो गया और इसका नौकरी नहीं हुआ, तो जिंदगी भर रोएगा। इसीलिए जिंदगी भर रोने से अच्छा है अब ये कष्ट कीजिए, अब ये रोइए, लेकिन आज पढ़ लीजिए। 10 से 12 दिन, 15 दिन रह गया एग्जाम का, रेल के पढ़िए। 2000 क्वेश्चन करा रहे हैं, 30 से 32 प्रश्न आपको साइंस से मिलेगा। आप कीजिए और एग्जाम में जाइए और रिजल्ट लीजिए, दौड़िए, उसके बाद नौकरी लीजिए। फिर आ गया, हम जितना भी डिस्कशन करा देंगे कहीं ना कहीं आगे चल के क्वेश्चन मिलेगा। देखिए ये भी आ गया है, जड़त्व का गुण निम्नलिखित में से किस में होता है? तो जड़त्व का गुण, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। और जड़त्व के कुल कितने नियम होते हैं? तो जड़त्व के 2 नियम होते हैं, स्थिर जड़त्व और विराम जड़त्व और गतिशील जड़त्व। विराम जड़त्व और गतिशील जड़त्व हम आपको एग्जाम्पल बताए थे। जब कोई स्कॉर्पियो रुकी है तो वह रुकी ही रहेगी जब तक कि ड्राइवर उसको इंजन चालू कर आगे ना बढ़ाए या 5-10 आदमी उसको मिल के ठेकले नहीं। मतलब जब कोई वस्तु स्थिर है या रुकी हुई है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा, बाहरी बल कार्य न करे। उसे स्थिर का जड़त्व कहा जाता है। स्थिर मतलब उसे विराम का जड़त्व कहा जाता है। और दूसरा है गति का जड़त्व। जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य करके उसको न रोके। मतलब एग्जाम्पल में समझिए, तो अगर स्कॉर्पियो चल रही है मतलब गति में है तो वह गतिशील में ही रहेगी जब तक ड्राइवर उसको ब्रेक लगाकर न रोके। उससे गतिशील जड़त्व कहा जाता है। तो जड़त्व कितना होता है? जड़त्व 2 होता है, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। वही आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 207। जड़त्व का गुण निम्नलिखित में से किस में होता है? तो केवल गतिशील वस्तु में, जी नहीं। गतिशील और स्थिर दोनों में। केवल स्थिर वस्तु में, जी नहीं। प्रत्येक वस्तु में, किसी भी वस्तु में नहीं, जी सर।
प्रत्येक वस्तु में होता है सी, प्रत्येक वस्तु में होगा सी, प्रत्येक वस्तु में। वह स्थिर है तो उसमें भी आपका जड़त्व है, गतिशील है तो उसमें भी जड़त्व है। अब प्रत्येक वस्तु ये इस दुनिया में या तो स्थिर है या गतिशील है। इसका और कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी सही होगा। बस आप सभी बने रहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 208। क्वेश्चन नंबर 200 आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 208। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक शून्य हो जाए तो वस्तु के भार और द्रव्यमान पर क्या असर पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं, हम आपको यही बता रहे थे, जब किसी वस्तु का बल अचानक शून्य हो जाए तो वस्तु के भार और द्रव्यमान पर क्या असर पड़ेगा? वस्तु के भार और द्रव्यमान पर क्या असर पड़ेगा? तो उसका जो द्रव्यमान है वही रहेगा, लेकिन भार क्या हो जाएगा? भार शून्य हो जाएगा। भार क्या हो जाएगा? भार शून्य हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया है? तो भार शून्य हो जाएगा किंतु द्रव्यमान वही रहेगा। भार शून्य हो जाएगा किंतु द्रव्यमान वही रहेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 209 नंबर। 209 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में शुष्क क्यों हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसका उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। देखिए लोलक की घड़ियां, देखिए किसी इससे न्यूमेरिकल भी आएगा, तो जब आपको न्यूमेरिकल पूछेगा उस समय आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि आवर्तकाल और लंबाई में उल्टा संबंध होता है। आवर्तकाल और लंबाई में उल्टा समय होता है। जैसे घड़ी, दीवाल घड़ी होता है, उसमें भी कांटा होता है, मिनट का, घंटा का, तो उस सब का भी लंबाई होता है। तो आप देखिएगा, अंदाज कीजिएगा कि गर्मी के दिन में आपका दीवाल घड़ी जो होता है सुस्त हो जाता है। दीवाल घड़ी क्या होता है? सुस्त हो जाता है। वही ठंडा में क्या होता है? तेज खट 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 सुनाई देता है। लेकिन गर्मी में क्या हो जाता है? सुस्त हो जाता है। क्योंकि जब लंबाई बढ़ता है तो आवर्तकाल क्या होता है? सॉरी, हम उल्टा बता दिए थे। लंबाई और आवर्तकाल में सीधा संबंध होता है। लंबाई और आवर्तकाल में सीधा संबंध होता है। तो जब लंबाई बढ़ जाता है तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, और जब उसका आवर्तकाल बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो गर्मी के दिनों में शुष्क हो जाएगा। वही यहाँ पर 209 में पूछा है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में शुष्क क्यों हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसे न्यूमेरिकल इसी वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। बहुत न्यूमेरिकल है, बल पर भी है, कार्य पर भी है, शक्ति पर भी है, लोलक घड़ी पर भी है। सभी पर न्यूमेरिकल हम गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण मान, सब पर न्यूमेरिकल भी सेट है, जो आपके 9th 10th के बुक में दिया हुआ है। या आप यथास्थिति बनाए रखिएगा, उसी समय आपका पूरा कंसेप्ट उस समय भी क्लियर हो जाएगा। बस हम यहाँ इतना बता देते हैं कि लोलक घड़ियां गर्मी के दिन में शुष्क क्यों हो जाती है? क्योंकि उसका लंबाई बढ़ जाता है तो आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। 210 नंबर क्वेश्चन है कि घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो घड़ी के स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सा? स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा भी एगो होती है, और दोनों मिलाकर यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। तो गतिज ऊर्जा कब होगा, स्थितिज ऊर्जा कब होगा, मैं आपको यहाँ पर इसका कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये आगे चलकर बहुत प्रश्न आएगा, और एक बार बहस कर देंगे तो खटखट उस समय मारते आप आगे बढ़ जाइएगा। जब कोई वस्तु स्थिर है तो अगर स्थिति के कारण वह कोई अगर ऊर्जा का निर्माण करती है, और जैसे ही उसे स्वतंत्र छोड़ते हैं तो गतिशील में हो जाती है, उसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, उससे आप अगर खींच के रखे हैं और जैसे दोनों हाथ हटाइएगा वो सिकुड़ जाएगा। तो जब आप खींचे हैं तो कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि जैसे छोड़े आप अपने पहले की ही अवस्था में आ गया, मतलब गति कर गया, उसको क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब कोई वस्तु को या सामान को जमीन से, धरातल से ऊपर हाथ से उठाते हैं और जैसे ही छोड़ते हैं तो फिर वो जमीन की तरफ स्वतंत्र रूप से चली जाती है। कोई बल भी नहीं लगाइएगा तो जाकर जमीन पर गिर जाएगी।
तो जितना ऊपर उसको उठाइएगा उतना ही उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, उतना ही उसका स्थितिज ऊर्जा बढ़ते चला जाएगा। मान लीजिए कि कोई एक ईंटा मतलब पत्थर है, पत्थर को हम हाथ में उठाए हुए हैं, तो जितना देर वो हाथ में उठाए हैं उतना देर वो स्थितिज ऊर्जा में, कितना किस ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में, क्योंकि हम हाथ से उठाए हैं, लेकिन उसको जैसे छोड़ेंगे वो स्वतंत्र होगा, वो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा और जमीन पर जाकर गिर जाएगा, यही होगा स्थितिज ऊर्जा। जब इस स्प्रिंग को संकुचित करते हैं तो जैसे ही छोड़ते हैं फिर वो अपने गति में यथा स्थिति में आने के लिए गति में आ जाती है, इसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, इसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आपका सेलिंग फैन हो गया तो उसको घर के जो छत होता है उसमें हम मतलब टांगे रहते हैं, लेकिन जैसे ही उसका कील टूटेगा उसे वो आकर जमीन पर गिर जाएगा। तो जब तक ले पंखा घर के दीवार से मतलब ऊपर जो है छत से मतलब लगाव है, तब तक उसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, तब तक ले क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है, mgh होता है। m मतलब द्रव्यमान, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण और h मतलब हाइट। किसी वस्तु को जमीन से उठाइएगा तो हाइट होगा ही, गुरुत्वीय त्वरण होगा ही, और गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही तो वह जमीन पर ही गिरता है और उसका वजन तो कुछ होगा ही, इसी को कहा जाता है mgh। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। वहीं गतिज ऊर्जा क्या है कि जब कोई वस्तु गति में हो, मतलब किसी भी कारणवश गति में हो तो उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 m v स्क्वायर, 1/2 mv² होता है, और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh होता है। तो वही आपसे 210 नंबर क्वेश्चन है, और भी ये क्वेश्चन रिपीट करेगा, और भी हम आपको फुल डिस्कशन कराएंगे, 2-3 बार डिस्कशन कराएंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप यथास्थिति बनाए रखिए। घड़ी के स्प्रिंग में कैसा ऊर्जा होता है, तो घड़ी के स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आइए देखते हैं दूसरे 11 नंबर को, वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होती है, हम आपको बहस कर गए इस पर। पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। बस अब आगे नहीं करेंगे, क्योंकि शुरुआती में ही आज के क्वेश्चन में हम बता दिए, जब पृष्ठ तनाव से क्वेश्चन आया था कि जब पानी के सतह पर सुई क्यों नहीं डूबता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण नहीं डूबता है। कचरा पानी है घर के नाला का, उस पर मच्छर सब बैठेगा, मधुमक्खी बैठेगा, फिर भी वो नहीं डूबेगा, ऊपरे ऊपरे बैठकर वो श्वसन करेगा, जो भी है करेगा अपना कार्य क्रिया, क्यों नहीं डूबता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण नहीं डूबता है। फिर उसी समय बताए थे कि वर्षा की जो बूंद होती है आसमान से तो गिरती है लम्बा लम्बा, लेकिन जैसे जमीन पर आएगी गोल गोल होकर गिरती है, पृष्ठ तनाव के कारण वह गोल हो जाती है, पृष्ठ तनाव के कारण वह गोल हो जाती है। जब कचरा पानी में केरोसिन तेल आप गिराते हैं तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, उस समय आप उसके बाद पानी में या सुई गिराई या मच्छर गिराई, क्या होगा, दोनों का दोनों पानी में डूब जाएगा। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। आइए देखते हैं 212 नंबर, तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों फैलता है, जब आप केरासन तेल गिराइएगा या कोई भी तेल गिराइएगा तो वह जमीन के तल पर क्या होगा, फैल जाएगा, जमीन के तल पर फैल जाएगा, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। जल में कोई पृष्ठ तनाव क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे, जल से ज्यादा होता है, इसलिए जल को गिराइएगा तो वहीं पर सोख लेगा, ज्यादा दूर तक नहीं फैलेगा। लेकिन जैसे ही तेल जल के सतह पर गिराइएगा क्या होगा, फैल जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप नदी तालाब में जल है, पानी है, वहां पर जाकर आप किरासन तेल गिराइए, देखिए किरासन तेल क्या होगा, पूरा फैल जाएगा पानी पर, क्या होगा, पूरा पानी पर फैल जाएगा। क्यों फैलेगा, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव है जल से कम है, तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है, और पृष्ठ तनाव कम है तो क्या होगा, पानी के सतह पर फैल जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो तेल जल का अपेक्षा अधिक घना है, जी नहीं। तेल जल का अपेक्षा कम घना है, जी नहीं। तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है, जी सर, यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है, इसी कारण तेल जल के सतह पर फैल जाता है, तेल जल के सतह पर फैल जाता है। आइए देखते हैं 213 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साबुन का बुलबुले का रंग, अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है।
इसीलिए जब बुलबुला होता है जैसे जैसे ऊपर निकलेगा वैसे वैसे क्या होगा, बड़ा होगा और आगे चलकर क्या होगा, फट जाएगा। क्योंकि बुलबुले के अंदर का जो वायुमंडलीय दाब मतलब प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब से क्या है, अधिक है, वायुमंडलीय दाब से अधिक है। इसी कारण बुलबुला जैसे ऊपर आता है बड़ा होकर फट जाता है। तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, अधिक होता है। जी सर, यही तो बोले कि अधिक होता है। साबुन के बुलबुले, कोई भी बुलबुला हो, साबुन का बुलबुले हो, शैम्पूल का बुलबुले है, पानी का बुलबुला हो, कोई भी बुलबुला हो, ऊपर जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि अंदर का प्रेशर है वायुमंडलीय प्रेशर से क्या है, ज्यादा है। जितना ऊपर आएगा उतना ही ज्यादा मतलब बड़ा होगा और आगे चलकर वो फट जाएगा, आगे चलकर वो फट जाएगा। देखते हैं 214 नंबर क्वेश्चन। 214 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है, कल के क्वेश्चन में हम बता दिए हैं कि हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक यान होगा, सभी के सभी आपका पास्कल के नियम पर काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक भी आपका पास्कल के नियम पर काम करता है। 215 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि हम उस पर बहस कर चुके हैं। 215 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। जब आप बर्फ का दो टुकड़ा लीजिएगा और उसको आपस में दबाइएगा, एक साथ उसको सटाकर और दबाइएगा तो उसका क्या होगा, बर्फ का दोनों टुकड़ा चिपक जाएंगे। क्यों चिपक जाएंगे, दबाने के लिए उस पर क्या कीजिएगा, दाब अधिक लगाइएगा, प्रेशर लगाइएगा। तो जैसे ही प्रेशर उस पर लगाइएगा तो दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। और जैसे ही गलनांक घटेगा वो दोनों एक दूसरे में चिपक जाएगा, कहेगा कि हम तुम भाई भाई, हम तुम भाई भाई। क्योंकि बाहरी जो आदमी है वो प्रेशर लगा रहा है, तो आओ एक साथ भाई भाई होकर जुट चला जाए और उसका विरोध किया जाए, जो हम पर प्रेशर लगा रहा है उसका विरोध किया जाए। किस ऑप्शन में दिया है तो हम देख रहे हैं ऑप्शन, आइए देखा जाए। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। जी यही तो हम बताए थे कि जैसे बर्फ के दो टुकड़ा को लेकर दबाइएगा, दाब लगाइएगा, तो दाब जितना अधिक लगाइएगा बर्फ का गलनांक उतना ही घटते चला जाएगा और उतना ही जल्दी एक दूसरे में चिपक जाएगा। आइए देखते हैं 216 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकल जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है। या आप पर्वत पठार पर जाते हैं तो खाना जल्दी पक जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो दोनों के क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। इसका एक ही आंसर क्या होता है, वायुमंडल के दाब में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा, जमीन की सतह छूइएगा, वायुमंडलीय प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वायुमंडलीय प्रेशर क्या होगा, कम होगा। लेकिन पृथ्वी पर है वायुमंडलीय प्रेशर क्या है, ज्यादा है, और प्रेशर ज्यादा है तो स्याही बाहर नहीं निकलेगा। खाना जैसे बनता है उतना ही पर बनेगा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प में बदलता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वाष्प में बदलेगा। लेकिन अगर आप वहीं पर्वत पठार पर जाइएगा, 200 मीटर, 400 मीटर, आधा किलोमीटर अगर ऊपर जाइएगा और खाना बनाने जाइएगा तो पता चलेगा कि 75 डिग्री सेल्सियस जैसे हुआ पूरा जल वाष्प बनकर उड़ गया। क्यों उड़ गया, क्यों जल्दी खाना पक जाता है पर्वत पठार पर, क्योंकि वहां का वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। हवाई जहाज में बैठे हैं, पेन रखे हैं, स्याही फचाक देकर बाहर आपके आ जाएगा, शर्ट पूरा भर जाएगा, व्हाइट कलर का शर्ट पहनिएगा तो और मतलब खराब लगेगा, स्याही बाहर निकल जाता है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब का प्रेशर होता है, कम हो जाता है और जो कोई भी वस्तु है बाहर निकल जाती है। ठीक है ना। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए है वायु दाब में कमी के कारण। जी यही इसका आंसर होगा, वायु दाब में कमी के कारण हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकल जाती है। पर्वत पठार पर जब आप जाइएगा तो खाना जल्दी पक जाएगा। ठीक है ना। क्वथनांक बिंदु कम हो जाएगा, क्यों, वायु दाब के कमी के कारण। आइए देखते हैं 217 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 217 नंबर क्वेश्चन है एंगस्ट्रम से क्या मापा जाता है, ये भी पूछ दिया है। एंगस्ट्रम से आपका तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है। एंगस्ट्रम से आपका तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है। एंगस्ट्रम से आपका तरंग दैर्घ्य को नापा जाता है। आवर्तकाल को नहीं नापा जाता है। आवर्तकाल को, समय को नहीं मापा जाता है, दूरी को नहीं मापा जाता है। एंगस्ट्रम से आपका तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है। एंगस्ट्रम से आपका तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है। एंगस्ट्रम से आपका तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है। एंगस्ट्रम से आपका तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है। एंगस्ट्रम से क्या मापा जाता है, तो एंगस्ट्रम से आपका
तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है। एंगस्ट्रम से आपका क्या मापा जाता है? तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? इस क्वेश्चन को बार बार 2 से 4 बार हम आपको डिस्कशन करा दिए हैं। आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या के बढ़ते आधार पर है, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर है, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर है। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले भैया का देन है। आधुनिक आवर्त सारणी का देन किसका है? मोसले भैया बनाए हुए हैं। किस आधार पर बनाए हुए हैं? परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर बनाए हैं। किस संख्या पर बनाया है? परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर बनाया है। लेकिन वही मेंडलीव भैया परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में बनाए थे। मेंडलीव भैया परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में बनाए थे। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता किसको कहा जाता है? मोसले भैया को कहा जाता है। मोसले भैया परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर बनाए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। आधुनिक रसायन विज्ञान में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान। जी नहीं, ये तो मेंडलीव भैया का है। परमाणु संख्या, जी यही है आधुनिक आवर्त सारणी मोसले भैया का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 219। क्वेश्चन नंबर 219 कहता है इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। तो प्रोटॉन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? ये परमाणु के कण है। क्या है? यह परमाणु का कोई भी तत्व लीजिएगा, कोई भी तत्व लीजिएगा। जैसे आपका हाइड्रोजन भी क्या है? तत्व है। 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 हाइड्रोजन भी क्या है आपका? तत्व है। हाइड्रोजन भी क्या है? तत्व है। हाइड्रोजन भी क्या है? तत्व है। हाइड्रोजन भी क्या है? तत्व है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या भी क्या होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन में क्या है? हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन है। ठीक है ना। प्रोटॉन किसे कहते हैं? परमाणु संख्या जो भी रहेगा उसी को प्रोटॉन कहते हैं। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है? 1 है। तो प्रोटॉन की संख्या भी कितना हो गया? 1 ही हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन के बराबर होता है। तो प्रोटॉन के मान कितना निकल गया? 1 निकल गया। प्रोटॉन के मान कितना निकल गया? 1 निकल गया। जब हम न्यूट्रॉन निकालेंगे, तो जैसे हम न्यूट्रॉन निकालेंगे तो परमाणु संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को घटाएंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। अब परमाणु संख्या हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। तो 1 में से 1 घटाइएगा, 1 में से 1 घटाइएगा तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो हाइड्रोजन की न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन किया था। रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने किया था। लेकिन पूछेगा आपसे कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। लेकिन प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। ये रहा इसका डीप में कॉन्सेप्ट। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। लेकिन प्रोटॉन का नामकरण कौन किया था? तो प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। वहीं आपका जो न्यूट्रॉन है सबसे पहले बाद में, न्यूट्रॉन जो है सबसे बाद में जिसका मान 0 आया है, तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक भैया ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। नामकरण रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 220 कह रहा है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन का खोज अभी इससे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। उसी समय हम आपको प्रोटॉन का भी और न्यूट्रॉन का भी बता दिए हैं कि प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। लेकिन नामकरण कौन किया था? नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। 1 मिनट सॉरी। प्रोटॉन का खोज कौन किया था? प्रोटॉन का खोज आपका गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन का खोज आपका गोल्डस्टीन किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। लेकिन पूछ देगा प्रोटॉन का नामकरण कौन किया था? तो प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन का नामकरण कौन किया था? रदरफोर्ड ने किया था। यहाँ पर दिया है थॉमसन। तो जे थॉमसन चाहे आपका
इलेक्ट्रॉन का खोज किया था? चैडविक दिया है, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन का खोज किया था। नील बोर ने बोर-बरी मॉडल को दिया था। नील बोर-बरी मॉडल को दिया था। यही मॉडल अभी वर्तमान में लागू है। बोर-बरी मॉडल के अनुसार ही किसी भी कक्षा में परमाणु के अधिकतम कितना संख्या होगा हम इसे निकाल सकते हैं। जैसे कक्षा की संख्या कितना है? 5 है। K L M N ये क्या है? यह कक्षा है। यह क्या है? यह कक्षा है। यह क्या है? यह कक्षा है। कक्षा कितना है? 5 है। K L M N K L M N क्या है? कक्षा है। सॉरी 5 बोल रहे थे, 4 कितना? 4 K L M N क्या है? कक्षा है। और भी इससे आगे कक्षा है, लेकिन यहाँ पर 4 ही लिखे हैं, K L M N। तो किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का कितना संख्या होगा, इसको बोर-बरी मॉडल के अनुसार ही है। के जो है यह पहला कक्षा है, कक्षा की संख्या इसका कौन है? यह पहला कक्षा है। तो बोर-बरी मॉडल के अनुसार किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n²। यही पूछता है बार बार कि 2n² का खोज किसने किया था? नील बोर ने किया था। नील बोर ने किया था। 2n² क्या है? कक्षा में अधिकतम न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा, यही दर्शाता है। 2 को यहाँ पर रख दिए, 2 को यहाँ पर रख दिए, 2 को यहाँ पर रख दिए। n का मान मतलब परमाणु मतलब कक्षा की संख्या, तो यहाँ पर k पहला कक्षा है, 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 गुने 1 कितना निकला? 2। इसका मतलब k जो कक्षा है इसमें इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही होता है नील बोर। बहुत न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। 221 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? इस पर कोई बहस नहीं करेंगे। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज आप सभी को पता है कि जेम्स चैडविक ने किया था। बार बार तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार डिस्कशन हो रहा है। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? तो परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। ये यहाँ पर मिला हुआ है। ये भी हम आपको बताए थे कि प्रोटॉन का भी खोज नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। अब परमाणु के नाभिक का भी खोज कौन किया था? रदरफोर्ड किया था। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिएगा तो परमाणु भार निकल जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब जोड़ दीजिएगा तो परमाणु भार निकल जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिएगा तो परमाणु भार निकल जाएगा। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के जो कक्षा होता है उसमें हमेशा चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के कक्षा में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है? धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है? तो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति आपका ऋणात्मक होती है। वहीं पर प्रोटॉन की प्रकृति आपका क्या होती है? धनात्मक होती है। और न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन होती है, कोई आवेश ही नहीं पाया जाता है, जीरो। तो इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जो होता है परमाणु भार में होता है। और प्रोटॉन धनात्मक होती है और न्यूट्रॉन आवेशहीन होती है। तो इसका मतलब प्लस प्लस जीरो क्या हो जाएगा? प्लस प्लस जीरो कीजिएगा तो आपका प्लस ही हो जाएगा, मतलब धन आवेशी हो जाएगा। तो परमाणु का भार कैसा होता है? धन आवेशित होते हैं। परमाणु का भार कैसा होता है? धन आवेशित होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भैया लोग होते हैं, दोनों भैया मिलकर बैठे रहते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़िएगा तो उसको क्या कहिएगा? परमाणु भार कहिएगा। इसका मतलब परमाणु के भार में, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु भार होता है। आइए 223 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि वे तत्व जिसके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहा जाता है। उसे समस्थानिक, लेकिन आपको समस्थानिक क्वेश्चन में नहीं देगा, चाहे हिंदी में दे भी देगा, लेकिन आइसोटोप याद करिएगा। ये सब इंग्लिश को ही हिंदी में लिख देता है आइसोटोप। तो हम बता रहे हैं आपको कि वे तत्व जिसके परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होती है? भिन्न होती है, उसे आइसोटोप या समस्थानिक कहा जाता है। लेकिन वैसा
जिसका परमाणु द्रव्यमान समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग होता है, उसे समभारिक कहा जाता है। उसे समभारिक मतलब आइसोबार कहा जाता है। लेकिन इसको लिख लीजिएगा, 223 नंबर क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, बार बार पढ़िएगा तब आपको याद होगा। इस वीडियो देखने से याद नहीं होगा, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूजन हो जाता है, समभारिक और समस्थानिक में कंफ्यूजन होता है। लेकिन इससे जितना क्वेश्चन आएगा हम आपको बोल देंगे कि इसको लिख लीजिए, बार बार याद कीजिएगा। अभी समझिए हम क्या कह रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि कोई भी दो तत्व या दो से अधिक तत्व हो, जितना भी तत्व को आप लीजिए, मान लीजिए कि दो तत्व हम ले रहे हैं, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। वैसा क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे जो आगे चलकर आपको मिले। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। 1 गो हाइड्रोजन, 2 गो हाइड्रोजन, 3 गो हाइड्रोजन। तीनों का जो परमाणु संख्या क्या होता है? समान होता है। तो ये पहला हो गया, ये भी पहला हो गया, ये भी परमाणु संख्या क्या हो गया? समान हो गया। लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो पहला जो होता है उसे प्रोटियम कहा जाता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। दूसरा होता है उसे ड्यूटेरियम कहा जाता है। इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? इसका परमाणु संख्या 3 हो जाएगा। इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और तीसरा जो समस्थानिक होता है उसे ट्राइटियम कहा जाता है। इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? इसका परमाणु संख्या 3 हो जाएगा। इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक है? हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम। तो देख रहे हैं कि तीनों समस्थानिक में परमाणु संख्या क्या है? समान है। प्रोटियम में भी परमाणु संख्या नीचे में 1 है, फिर ड्यूटेरियम में भी 2 है, ट्राइटेरियम में भी यहाँ पर 3 है, ट्राइटेरियम में भी क्या है? 3 है। तीनों जगह परमाणु संख्या क्या है? समान है। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये समस्थानिक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यह समस्थानिक का उदाहरण है। और समभारिक में क्या होता है? जैसे परमाणु संख्या समान था तो समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान हो जाएगा, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो जाएगा, उसे समभारिक कहा जाता है। तो 223 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 223 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वैसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उसे समस्थानिक कहा जाता है। उसका मतलब स्थान मतलब प्रोटॉनों की संख्या समान है, उसी को तो समस्थानिक कहा जाता है। जिसका प्रोटॉनों की संख्या मतलब परमाणु क्रमांक समान है वही तो समस्थानिक होता है। तो द्रव्यमान संख्या भिन्न तो होगा ही होगा। आइए देखते हैं 224 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वे तत्व जिसके परमाणु द्रव्यमान समान हो किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न हो। अभी तो आपको बताएं कि वे तत्व जिसका परमाणु संख्या समान होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, उसे समस्थानिक कहा जाता है। और उसी समय आपको बताए थे कि वे तत्व जिसका परमाणु द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो उसे समभारिक कहा जाता है, उसे समभारिक कहा जाता है। 224 नंबर को भी रुक कर या बार बार हमारा लेक्चर सुनकर कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आपके एग्जाम में आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, आप मारिएगा टक निकल जाएगा। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? ये अभी तो एग्जाम्पल में बताएं कि हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम दिया है यहाँ पर, टाइटेरियम भी कहा जाता है इसको। प्रोटियम जो होता है जैसे ये हाइड्रोजन लिख दिए, जिसका परमाणु संख्या भी 1 ही होगा, ड्यूटेरियम का भी परमाणु संख्या 1 ही होगा, ट्रिटियम का भी परमाणु संख्या 1 ही होगा। देखिए 1 मिनट, ट्रिटियम का भी परमाणु संख्या 1 ही होगा, किंतु द्रव्यमान संख्या अलग हो जाता है। जैसे प्रोटियम है, इसका द्रव्यमान संख्या 1 होगा, ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या 2 होगा, ट्राइटियम जो है इसका द्रव्यमान संख्या 3 होगा। लिखने में थोड़ा दिक्कत है लेकिन आप इस बात को समझिएगा। हम आपको इससे भी पहले समझा दिए हैं कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। कौन कौन सा? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ट्राइटियम को ट्रिटियम कर दिया है, ट्रिटियम भी कहा जाता है और ट्राइटियम भी कहा जाता है, ट्राइटियम भी कहा जाता है। 226 नंबर क्वेश्चन है। हम आपसे जितना बहस कर देंगे उसी से क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर तो मजाल ही नहीं है बनाने का, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है आपका 9th 10th से एक टॉपिक को उठा लिए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पानी का रासायनिक रूप से शुद्धतम रूप कौन सा होता है? ये भी हम
कल का वीडियो या परसों के वीडियो में आपको बता दिए हैं। तो वर्षा का जल होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। पीएच स्केल बनाकर बता दिए थे कि पीएच स्केल का खोज सुरेंद्र ने किया था। पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक होता है। अम्लीय क्या होता है, क्षारीय क्या होता है, उदासीन क्या होता है। तो पानी का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। पानी का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। पीएच बराबर 7, और जिसका 7 होगा वो क्या होगा, शुद्धतम होगा, उदासीन होगा। तो पानी का रासायनिक रूप से शुद्धतम रूप कौन होगा, वर्षा का जल। कौन, वर्षा का जल। और वर्षा का जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और ये सबसे शुद्ध होता है, सबसे शुद्ध होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। 7 का मतलब यह उदासीन है, इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक का प्रवाह नहीं होगा। इसीलिए जब वर्षा होता है आसमान में बिजली भी चमकता है तो पानी में करंट नहीं आता है। वही आप जमीन से पानी निकालिएगा, जैसे बिजली गिरेगा आपको करंट मार देगा, लेकिन वर्षा का पानी से करंट नहीं मारता है, क्योंकि वर्षा का जल शुद्ध होता है, उसका पीएच मान 7 होता है। 227 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कपड़ा पर से ग्रीस या तेल को दाग को हटाने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि कपड़ा पर ग्रीस या तेल के दाग को, कपड़ा पर से ग्रीस या तेल के दाग को हटाने के लिए आपका बेंजीन विलयन का उपयोग किया जाता है। किस विलयन का प्रयोग किया जाता है, बेंजीन विलयन का प्रयोग किया जाता है। एक थ्योरी है, इसको याद कर लीजिएगा कि कपड़ा पर अगर जो भी मैकेनिक लोग होता है, गाड़ी घोड़ा बनाता है, तो ग्रीस हो गया, तेल हो गया, उन पर लग जाता है। आप बाइक चलाइएगा, बाइक खराब हो गया, रास्ता में सेट कीजिएगा, पहले पता चलेगा जो कलर है, हाथ का कलर है, उस पर क्या लग गया, उस पर ग्रीस लग गया या तेल लग गया, तो उसको किस विलयन से हटाइएगा, तो बेंजीन नामक विलयन से हटाइएगा। किस विलयन से, बेंजीन नामक विलयन से हटाइएगा। क्वेश्चन नंबर 228 कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस का प्राकृतिक कैसी होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को जो प्राकृतिक होती है उदासीन होती है। कैसी होती है, उदासीन होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 कहा जाता है, ये नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति उदासीन होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति उदासीन होती है। आइए 229 नंबर क्वेश्चन आपको पहले लग रहा है रिपीट कर गया। शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से क्या बनता है। फिर से क्वेश्चन समझिए, नया क्वेश्चन मिला हुआ है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से क्या बनता है, तो विरंजक चून बनता है। क्या बनता है, विरंजक चून। विरंजक चून को ही ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, विरंजक चून बनता है। विरंजक चून का सूत्र क्या होता है, Ca मतलब कैल्शियम, OCl2, CaOCl2, यही होता है आपका विरंजक चून, यही होता है आपका विरंजक चून, CaOCl2, यही होता है विरंजक चून। तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस को यही होता है, क्लोरीन Cl, क्लोरीन क्या है, Cl है, तो क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर CaOCl2, CaOCl2। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है। तो आपका जो लिटमस पत्र जो होता है लाइकेन के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। लिटमस पत्र जो होता है लाइकेन के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। लिटमस पत्र कौन सा तत्व अम्लीय है, कौन क्षारीय है, इसका पता लगाया जाता है। आगे आपसे बार बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा लिटमस पत्र का, अम्लीय कौन है, क्षारीय कौन है, जो लाल हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, जो बैंगनी हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, हरा हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, ये सब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बस आप यहाँ पर एक ही बात समझिए कि लिटमस पत्र से अम्लीयता का पता चलता है, लिटमस पत्र से अम्लीयता का पता चलता है। और लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है, तो लिटमस पत्र लाइकेन के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। लिटमस पत्र लाइकेन के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। 231 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में कौन बदल देता है। आगे ना क्वेश्चन, कोई भी अगर नीले लिटमस पत्र है, अगर उस पर कोई वस्तु को गिराइएगा, उसके बाद लिटमस पत्र अगर लाल हो जाता है तो यह अम्लीयता को बताता है। किसको बताता है, अम्लीयता को बताता है। मान लीजिए कि यह नीला है, मान लीजिए कि यह
जो लिटमस पेपर है, यह लिटमस पेपर कैसा है, यह लिटमस पेपर नीला है। कैसा है? नीला है। हम इस पर क्या कह रहे हैं? हम इस पर एक वस्तु को गिरा दिए, कोई भी वस्तु जो है उसका तरल पदार्थ को हल्का हल्का इस पर गिरा दिए, तरल पदार्थ को हल्का हल्का इस पर गिरा दिए। लेकिन जैसे ही गिराए पहले हमको पता चल रहा है कि सभी के सभी जो है लाल हो गया। क्या हो गया? लाल हो गया। इसका मतलब जो वस्तु है उसका रस गिराए हैं तो वह क्या है? अम्लीय है। वह क्या है? अम्लीय है। वह क्या है? अम्लीय है। लेकिन लाल रंग के वस्तु पर अगर उस वस्तु को गिराते हैं, कोई दूसरे वस्तु को गिराते हैं, अगर वो नीला बदल जाता है तो वह क्या है? वह क्षारीय होता है। वह क्या होता है? क्षारीय होता है। वही आपसे दूसरे 31 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदलता है। कौन बदलता है? अम्ल बदलता है। कौन बदलता है? अम्ल बदलता है। फिर आपसे क्वेश्चन करेगा कि लाल रंग का लिटमस पत्र को नीले में बदल देता है। कौन बदलता है? क्षार बदलता है। लाल से नीले में बदलना क्षार कहलाता है, लेकिन नीले से लाल में बदलना अम्ल कहलाता है। वही आपसे दूसरे 31 नंबर क्वेश्चन किया है कि नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदलना क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। आइए देखते हैं 232 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 232 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये क्षार कहलाता है। अभी तो आपको ये हम कुछ देर पहले, इससे पहले वाले वीडियो में ही बताएं कि नीले से लाल हो जाता है उसे अम्ल कहा जाता है, लेकिन लाल से नीला हो जाता है उसे क्षार कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। आगे का क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 होती है। आवर्तों की कुल संख्या 7 होती है। ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट कर गया। क्वेश्चन आया था नहीं, लेकिन बार बार डिस्कशन में बताए हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी मुसले भैया का देन है। आधुनिक आवर्त सारणी मुसले भैया का देन है। कुल तत्वों की संख्या कितनी है? कुल तत्वों की संख्या 1 से 18 है। कुल तत्वों की संख्या कितनी है? कुल तत्वों की संख्या 1 से 18 है। तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में 1 से 18 तत्वों को सजाया गया है। लेकिन आवर्त सारणी को देखिएगा तो ऊपर से नीचे एक लाइन खींचा रहेगा, उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो वर्गों की संख्या 18 होती है। वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो वर्गों की संख्या 18 होती है। वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो वर्गों की संख्या 18 होती है। लेकिन बाएं से दाएं की तरफ एक लाइन खींचा रहेगा, उसको आवर्त कहते हैं। आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। वही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? 7 होती है। वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है? 18 होती है। वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है? 18 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? 18 होती है। क्वेश्चन नंबर 235, जिस पर बहस कर देंगे, उस पर समय नहीं देंगे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविनेशन ने किया था। लैमार्क और ट्रेविनेशन ने किया था। जीव विज्ञान का खोजकर्ता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के खोजकर्ता अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रेविनेशन ने किया था। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन लैमार्क और ट्रेविनेशन ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। यही तो क्वेश्चन आपसे पहले पूछा था कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रेविनेशन ने किया था। फिर आगे 236 नंबर क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु भैया को कहा जाता है। लेकिन वनस्पति विज्ञान बोटनी का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। आइए देखते हैं 238 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 238 नंबर क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक आपको किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। अरस्तु दिया है जीव विज्ञान के जनक या जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, लेकिन हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। आइए देखते हैं 239 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है। वर्गीकरण का आधारिक इकाई क्या कहा जाता है? तो वर्गीकरण का आधारिक इकाई
स्पीसीज को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? स्पीसीज को कहा जाता है। वर्गीकरण का आधार इकाई क्या कहा जाता है? स्पीसीज को कहा जाता है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए और समझिए, बार बार क्वेश्चन पढ़ने से क्वेश्चन आसान हो जाता है, 2 से 3 सेकंड में उसका आंसर निकल जाता है कि चारों ऑप्शन में इसका कौन सा आंसर सही होगा। एग्जाम में भी आप बैठिएगा, कोई भी क्वेश्चन है अगर फंस गया, डाउट में आ गया, तो उस क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा, 4 बार पढ़िएगा, 5 बार पढ़िएगा, जैसे ही 8 बार पढ़िएगा फटाक देकर याद होगा कि हाँ आज से 2 साल पहले इस क्वेश्चन को फलाना मास्टर से या फलाना बुक में पढ़े थे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा। जो भी उसका सही आंसर होगा आपको याद आ जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन को बार बार पढ़ा जाता है। वही कह रहा है तो वर्गीकरण का आधारिक इकाई क्या कहा जाता है? तो वर्गीकरण का आधारिक इकाई स्पीसीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पीसीज कहा जाता है। आइए देखते हैं 240 नंबर क्वेश्चन। 240 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है कि जीवधारियों के द्विनाम पद्धति का जनक कौन है? जीवधारियों के द्विनाम पद्धति का जनक आपको कैरोलस लिनियस है। कौन है? कैरोलस लिनियस है। जितना भी प्रश्न है सब निकाल दिए हैं, छपेगा आपके इसी वीडियो से छपेगा। जीवधारियों के द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? तो जीवधारियों के द्विनाम पद्धति का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। 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 आइए देखते हैं 241 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोशिका विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो कोशिका विज्ञान के अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका था। वह कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने कब किया था? तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1600 कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका का खोज किया था कि मृत कोशिका का खोज किया था? तो मृत कोशिका का खोज किया था। मृत कोशिका कैसी होती है? तो मृत कोशिका आपका पारगम्य होती है। मृत कोशिका कैसी होती है? आपका पारगम्य होती है। मृत कोशिका कैसी होती है? पारगम्य होती है। तथा सेलुलोज का भी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में ही सेलुलोज का खोज किया था। पेड़ पौधा का जो सबसे बाहरी आवरण होता है सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज जो होता है मजबूत होता है, किससे? कोशिका झिल्ली से। लेकिन वहीं आपका जीव जंतु में देखिएगा तो उसके बाहरी आवरण जो होता है कोशिका झिल्ली का बना होता है। किसका? कोशिका झिल्ली का बना होता है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। लेकिन वहीं पर आपका पेड़ पौधों का जो कोशिका भित्ति होता है वह किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। तो पेड़ पौधा का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। और सेलुलोज का खोज किसने किया था? तो सेलुलोज का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था सेलुलोज का खोज? रॉबर्ट हुक। तो आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन का पता चल गया कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक, मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक, सेलुलोज का खोज रॉबर्ट हुक। ठीक है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन आपका साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। चलिए आइए आपको आगे बढ़ते हैं और 242 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर किसकी उपस्थिति का होती है? तो आपको मैं बता दूं कि वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है? तो कोशिका भित्ति का अंतर होता है। आपको मैं अभी बताया कि कोशिका भित्ति जो होता है ना ओनली पेड़ पौधा में पाया जाता है, मतलब वनस्पति कोशिका में ही पाया जाता है, मतलब जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। लेकिन कोशिका झिल्ली जो 2 नंबर ऑप्शन में दिया है कोशिका झिल्ली, यह पेड़ पौधा मतलब वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका दोनों जगह पाया जाता है। ठीक है ना, केंद्रक है, दोनों जगह पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है, तो क्लोरोप्लास्ट भी आपका वनस्पति कोशिका में पाया जाता है, किंतु
किंतु यहाँ पर मुख्य अंतर पूछा है, तो मुख्य अंतर यही होता है कि वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति, वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो इसका मुख्य लग जाने से इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर से एक बात को आप धीरे धीरे समझ लीजिए कि देखिए कोशिका है, कोशिका दो होता है, वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में जीव जंतु आ जाता है, जंतु कोशिका में जीव जंतु आ जाता है, और वनस्पति कोशिका में पादप आ जाता है, मतलब पेड़ पौधा आ जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जंतु कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होती है, मतलब बाहरी आवरण, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली का बना होता है, कोशिका झिल्ली का बना होता है। लेकिन पेड़ पौधा का सबसे बाहरी आवरण जो होता है कोशिका भित्ति का बना होता है, और कोशिका भित्ति के बाद कोशिका झिल्ली देखने को मिलता है। तो कोशिका झिल्ली आपका जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति ओनली पेड़ पौधों में, मतलब वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। तो वही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर किसकी उपस्थिति का होता है? तो कोशिका भित्ति का होता है। किसकी उपस्थिति का? कोशिका भित्ति का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। सेलुलोज का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। कॉको की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कॉको की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कॉको की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। आइए 245 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तारक काय मतलब सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था? तो तारक काय सेंट्रोसोम का खोज बोबेरी ने किया था। किसने किया था? बोबेरी ने किया था। तारक काय या सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था? बोबेरी ने किया था। कौन किया था? बोबेरी ने किया था। याद करिए, तारक काय या जो सेंट्रोसोम होता है किसका खोज किसने किया था? बोबेरी ने किया था। सेंट्रोसोम केवल कहाँ पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में क्या करता है? तो सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन करता है। जब एक पुरानी कोशिका टूटकर दो भागों में बंटकर नई कोशिका का निर्माण करती है, उसी को तो कोशिका विभाजन कहा जाता है। और कोशिका विभाजन जंतु कोशिका में कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। हिंदी में उसी का नाम है तारक काय। हिंदी में कहिए तो तारक काय, इंग्लिश में कहिए तो सेंट्रोसोम। ये जो हो सेंट्रोसोम का खोज बोबेरी ने किया था। सेंट्रोसोम केवल कहाँ पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम नहीं करता, वहां पर सेल प्लेट के माध्यम से होता है। ये भी क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा। तो सेंट्रोसोम का खोज बोबेरी ने किया था। सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन करना होता है। बी नौ में दिया है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन कोशिका का केंद्र का खोज किया था। आइए देखते हैं इसका आगे का क्वेश्चन 246 नंबर। कह रहा है कि कोशिका खोज रॉबर्ट हुक 1665 की है। मारिए आगे बढ़िए, बार बार बता दिए हैं, फिर क्वेश्चन आ गया, रिपीट कर दिया। कैसा टाइप किया है उसको पैसा में कटौती किया जाएगा कि क्वेश्चन क्यों रिपीट कर दे रहा है बार बार। लेकिन चलिए, रिपीट है तो अच्छे है कि आपका रिवीजन बार बार होगा, लेक्चर बार बार सुनिएगा। आपके दिमाग का जो मास्टर ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, वहां पर बैठ जाएगा। एग्जाम टॉप कीजिएगा, निकालना तो दूर की बात है, टॉप कीजिएगा, टॉप। चलिए, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? बस आ गया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लेकिन ये भी रिपीट है। आप जो हम उसी समय आपको बताए थे तो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में किया था वह मृत कोशिका था। लेकिन आगे चलकर 1683 ईस्वी में, कब? 1683 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया। क्या किया? जीवित कोशिका का खोज किया। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है किसे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात समझना है कि जीवित कोशिका का खोज 1683 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। आइए 248 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिका का यातायात प्रबंधक, ट्रैफिक कंट्रोल किसे कहा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन हम आपको स्पेशल जीव विज्ञान को बताए हैं, उसमें हम आपको बताए हैं, पढ़ाए हैं। जो अगर नहीं देखे होंगे तो कोशिका का स्पेशल वीडियो चढ़ाया है, वह जाकर देख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन हो गया है। तो कोशिका का यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक कंट्रोलर या ट्रैफिक पुलिस भी कह देता है। कंट्रोलर की जगह पर पुलिस भी आ जाता है कभी कोई क्वेश्चन में।
तो या तो आपके क्वेश्चन में यातायात प्रबंधक रहे या ट्रैफिक कंट्रोलर रहे या ट्रैफिक पुलिस रहे, इस सब का आंसर क्या हो जाएगा, गॉल्जी काय हो जाएगा, गॉल्जी बॉडी हो जाएगा। गॉल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, किसका, कोशिका का। गॉल्जी बॉडी को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक कंट्रोलर या यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। आइए देखते हैं 248 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 248 नंबर यही कह रहा है कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है। तो अभी तो आपको बताएं कि गॉल्जी बॉडी को कहा जाता है। आगे बढ़िए, यहीं से रुकने का कोई ज़रूरत नहीं है, रुकने का ज़रूरत नहीं है, रुकने का ज़रूरत नहीं है, रुकने का ज़रूरत क्या है, नहीं है। 249 नंबर कहते हैं कि RNA का मुख्य कार्य क्या है। RNA राइबो, RNA के फुल फॉर्म पूछ देता है तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर एक होता है DNA और RNA। DNA, तो DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। लेकिन RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो RNA का मुख्य कारण क्या होता है। तो RNA का मुख्य कारण यही होता है कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करना। RNA का मुख्य कारण क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करना। आइए, DNA के क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो DNA की क्रियात्मक इकाई को जीन कहा जाता है। DNA के फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA का फुल फॉर्म भी बता दिए हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA का मुख्य काम क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। जबकि DNA के क्रियात्मक इकाई को, यूनिट को क्या कहा जाता है, तो जीन कहा जाता है। जीन पर किसका गुण पाया जाता है, तो जीन पर माता पिता के गुण पाया जाता है। इसीलिए जब लड़का लड़की का शादी होता है और अगला बच्चा होता है तो बच्चा को उसके आजी कहती है कि बबुआ के जो कान है मातारी का गलबा, नाक जनबा उनका पापा का गलबा, ठीक बन। काहे कहती है, क्योंकि जो जीन होता है वह एक समान ही रहता है, माता पिता से ही पुत्र का जो जीन होता है मिलता है। इसीलिए कान, नाक, जीभ, हंसने का, सूखने का तरीका या तो कुछ मम्मी पर जाएगा, कुछ पापा पर जाएगा। तो जीन पर किसका गुण होता है, तो जीन पर माता और पिता का गुण देखने को मिलता है। तो DNA के क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो DNA के क्रियात्मक इकाई को जीन कहा जाता है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता आपका डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता कहाँ मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता कहाँ मापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता आपका डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता कहाँ मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता आपका डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता कहाँ मापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है। शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। आइए 252 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 252 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले चमकीले क्यों दिखाई देती हैं। तो साबुन के बुलबुले चमकीले प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल दिखाई देना। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लेकिन साबुन का बुलबुले प्रकाश के व्यक्तिकरण के कारण, साबुन का बुलबुले जो है प्रकाश के व्यक्तिकरण के कारण, साबुन का बुलबुले प्रकाश के व्यक्तिकरण के कारण जो होता है चमकीले दिखाई देते हैं। लाल, हरियर, पीयर सभी दिखाई देते हैं प्रकाश के व्यक्तिकरण के कारण। आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है 253 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 253 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल में मुक्त पृष्ठ कैसा होगा। देखिए, बहुत डीप में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप लोग देखते होंगे कि पेट्रोलियम तेल आता है, पेट्रोल पंप पर तेल जो आता है टंकी में ट्रक जो होता है, ट्रक लेकर आता है, टंकी में फुल कर लेकर आता है। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि तेल से क्या पूछा है, तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर, समतल मतलब एक समान सड़क पर एक समान त्वरण से जा रही है, तो तेल का मुख्य पृष्ठ तनाव कैसा होगा। तो तेल का मुख्य पृष्ठ तनाव परवलयी वक्र का आकार लेगा। कैसा आकार लेगा,
परवलयी वक्र का आकार ले लेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? परवलयी वक्र का आकार लेगा। चलिए आइए देखते हैं 254 नंबर क्वेश्चन। एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आता है तो जहाज के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी हजूर, स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। स्तर पर प्रभाव यही पड़ेगा कि आपका थोड़ा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। समुद्र का पानी का घनत्व अधिक होता है, लेकिन जिसका घनत्व अधिक होता है तो वो क्या करता है? अपने से हल्के वस्तु को या कम घनत्व वाले वस्तु को क्या करता रहता है? ऊपर ढकेल देता है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर आता है। और नदी का जो घनत्व होता है समुद्र के जल से क्या होता है? कम होता है, तो जहाज थोड़ा धंसा रहता है अंदर। अगर 10 फीट का लंबा जहाज है तो नदी में अगर 5 फीट है, 5 फीट धंसा है, 5 फीट ऊपर है, अगर वही समुद्र में आएगा तो समुद्र में क्या होगा? 4 फीट नीचे धंसा रहेगा और 6 फीट ऊपर हो जाएगा, 6 फीट ऊपर हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आता है तो जहाज के स्तर में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो थोड़ा ऊपर आ जाएगा। जी यही तो हम बोल रहे हैं, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। थोड़ा ऊपर इसलिए आ जाएगा कि समुद्र का जो जल होता है नदी के जल के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। मतलब समुद्र के जल का घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। किसके अपेक्षा? नदी के घनत्व के अपेक्षा। आइए देखते हैं 255 नंबर क्वेश्चन कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में क्यों पक जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जब प्रेशर कुकर में आप चावल को रखिएगा और चावल को ढकनी से बंद कर दीजिएगा सीटी लगाने के लिए, तो उसका क्या हुआ? उसका क्षेत्रफल आप घटा दीजिए तो क्वथनांक क्या होगा? क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। जैसे क्षेत्रफल आप उसका कम कीजिएगा, जैसे आप उसका क्षेत्रफल क्या कीजिएगा? जैसे आप उसका क्षेत्रफल कम कीजिएगा, दाब क्या हो जाएगा? दाब बढ़ जाएगा। दाब क्या हो जाएगा? दाब बढ़ जाएगा। और दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए ये प्रेशर कुकर है, इसमें आप पानी को भर दिए, इसमें आप पानी को भर दिए, इसी में आप दाल को रख दिए और फिर इसको ढकनी से इसको क्या किए? बंद किए। फिर इसको ढकनी से आप क्या किए? बंद किए सीटी लगाने के लिए। तो सीटी लगाने के लिए ये हो गया आपका कुकर, ये हो गया आपका कुकर, ये हो गया आपका कुकर, ये होगा कुकर। ये क्या है? ऊपर का वो सीटी मारने वाला है, ये उतारने वाला है हीटर का, ठीक है ना। और नीचे से आप क्या कर दिए? नीचे से आप ज्वाला लगा दीजिए, मतलब गैस को बार दिए, ठीक है ना। तो आप जैसे ढकनी को लगाए, इसका क्षेत्रफल क्या हुआ? कम हुआ। क्षेत्रफल क्या हो गया? कम हो गया। और जैसे इसका क्षेत्रफल कम हुआ तो दाब मतलब प्रेशर क्या हुआ? बढ़ गया। कुकर के अंदर का प्रेशर क्या हुआ? बंद हो गया। और नीचे से ज्वाला लगाइएगा तो ऑलरेडी दाब बढ़ा हुआ है तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, क्योंकि दाब भी इसका क्या हुआ है? बढ़ गया है। तो ऑप्शन में कहीं भी दिया रहेगा कि दाब बढ़ जाने के कारण क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इसी कारण प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में पक जाता है। कम समय 10 मिनट में दाल भात चोखा आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अगर छापरा पटना में रहते हैं तो बनाइए, खाइए, पीजिए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है क्वथनांक बढ़ जाने के कारण। देखिए 1 नंबर में कह रहा है कि अधिक दाब के कारण उबलते जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जी यही तो हम बात उस समय से बता रहे थे कि दाब अधिक हो जाने के कारण क्वथनांक भी क्या होता है? बढ़ जाता है। आइए देखते हैं 256 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 256 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? गर्मी के दिन में क्या करते होंगे? गर्मी के दिन में आप लोग बाजार में मार्केट में निकलते होंगे, तो मार्केट में निकलते होंगे तो देखते होंगे कि सत्तू वाला जो होता है, सत्तू वाला बड़ा सा एगो मिट्टी का घड़ा ले लेगा, लाल कपड़ा से ढक देगा, उसमें पानी भर देगा, जाइएगा सत्तू पीजिएगा या कहिएगा भैया एक गिलास पानी पिलाइए, तो आपको ठंडा पानी आएगा बिना